Good morning to our class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on our chapter number 2 of history, kings, farmers, and towns. And that is basically early states and the economy. And we know that we will be studying between time period 600 BCE to 600 CE. So, class, till our previous classes, we have seen that this was a time period somewhere जिसकी हम बात कर रहे हैं. ये ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारे चेंज है. बेसिकली द वे पीपल यूज टू रूल एंड द यू कैन से सिस्टम जो प्रिवेलेंट था, बेसिकली मोनार्की जैसा जो सिस्टम आ गया था. उसके अलावा हमने देखा somewhat kind of republic, है ना. तो रिपब्लिक जैसा not exactly but basically जैसे जो हमने नाम दिया था संघागन और संघ, उसके फॉर्म में ये लोग रूल करते थे. और इसमें हमने ये देखा है डेवलपमेंट ऑफ एरियाज लाइक महाजनपद एंड देन कमिंग ऑन टू द ग्रेट मौर्यन एम्पायर. इसमें फर्स्ट टाइम हम देखेंगे बहुत अपने पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है इस टाइम के, और इन्होंने इंडिया के बहुत मेजर पार्ट पे कंट्रोल किया था ड्यूरिंग दिस टाइम. और इस टाइम पीरियड के बारे में अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो रिटन मैटर है वो भी हमारे पास है, और उसके साथ साथ जो बाकी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और बाकी जो सोर्सेज है वो तो हमारे पास थे. तो पिछली वाली क्लास में हमने ये किया था कि क्या क्या हमारे रिसोर्सेज हैं, क्या क्या हमें बेसिकली इस टाइम पीरियड के बारे में पता है, क्या क्या मेजर चेंजेस आए थे. और स्पेसिफिकली अगर हम अपनी लास्ट क्लास की बात करें तो वी डिड हैव अ काइंड ऑफ ओवरव्यू अबाउट द मौर्यर्स. ये मौर्यर्स कैसा एम्पायर था, कैसा सिस्टम था. मेन एक्चुअली स्टार्ट मौर्य ने किया था, एंड देन उसके बाद आगे जाके we have the other basically इनके डायनेस्टी के मेंबर्स जो है उन्होंने रूल किया था, और जिसमें जो इनके ग्रैंडसन है अशोका is considered one of the great rulers of Indian history, because इनके टाइम पीरियड के बारे में अपने पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है. and he was a ruler who actually covered a large part of India and could control large part of India. और उसके बाद इनके जो इंस्क्रिप्शन थे वो दूर दूर तक इन्होंने स्टेशन कर रखे थे. मतलब अफगानिस्तान में भी थे, सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी थे. एंड देन वन मोर न्यू थिंग दैट वी लर्नड अबाउट हिम वाज आफ्टर द कलिंगा वॉर ही moved into a kind of, you can say, person who believed more in somewhere taking the route of peace rather than moving into war. तो इनका इस टाइम पीरियड के बारे में हमने ये पढ़ा था. उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो उनका टाइम पीरियड था इसके बारे में हमें अगेन इंफॉर्मेशन जो है स्पेसिफिकली देखिए, जो हमारे बाहर से आए थे, ग्रीक से आए थे, ग्रीक एम्बेसडर थे मेगिस्थिनीस, उन्होंने लिखा था बहुत कुछ अबाउट दिस टाइम पीरियड. एंड तो इनका जो कुछ डिस्क्रिप्शन है वो अपने लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वो फॉरेनर है. तो ऑब्वियसली एक जो फॉरेनर है gives kind of each and every detail to you. So in our previous class I also gave you this homework that you need to understand the box that is given on your page number 34 and we discuss it today. So एक बार जल्दी से इससे भी go through कर लेते हैं. Now we have basically been given this account of Megasthenes. इससे देखो ये बोल रहे हैं कि of the great offices of state, some basically superintend the rivers, measure of land as is done in Egypt. मतलब जो ऑफिसर्स है वो प्रॉपर्ली हर चीज का एक तरीके का रिकॉर्ड रखते हैं. ठीक है. इंस्पेक्ट solutions by which water is let out, मतलब जिसके थ्रू पानी जो है बाहर की तरफ जाता है, इसको मेन कैनाल्स के थ्रू, उसके बाद कैसे ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे सब तक इक्वल सप्लाई पहुंचनी चाहिए. ठीक है. एंड देन ही इज सेइंग द सेम पर्संस हैव चार्ज आल्सो ऑफ हंट्समैन.
and are interested with the power of rewarding and punishing them. मतलब जो हंट्समैन है, अगर वो सही से काम कर रहे हैं तो आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हो, सही से नहीं काम कर रहे हैं तो पनिश कर सकते हो। एंड देन उसके बाद ये बोल रहे हैं ये लोग ही टैक्सेस कलेक्ट करते थे, ये लोग लैंड पे कंट्रोल करते थे, ये लोग वुड कटर कारपेंटर सबके ऊपर कंट्रोल रखते थे। तो समवेयर ये क्या है कि ये बोल रहे हैं ऑफिशियल्स होते थे टू सुपरवाइज द ऑक्यूपेशनल ग्रुप। नाउ वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि ऑब्वियसली जब इतना बड़ा एम्पायर है तो somehow they will need more and more officers and कुछ ना कुछ जो है थोड़ा सा ये जो पावर है वो दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि चीजें जो है अच्छे से एडमिनिस्टर हो जाए और मैनेज हो जाए। So then we did that how this empire is very very important because जब हमने ये डिस्कवर किया that was the time when we were under the British. So because we were under the British and British always developed this notion कि जो हम Indians है ना, we are incapable of ruling ourselves and maybe we are not developed this and that. तो जो हमारे nationalist leaders थे ना, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी because now we could prove that yes, we are not less than anyone else. We even have great rulers, even if we talk about, you can say, such an ancient time period. Few others say it is not that important because it is only around, you can say, 150 years or so, which if we calculate in terms of the history of India, the frontiers of the empire, control was not uniform. ठीक है, तो बस यही ये बोल रहे हैं कि दो ऐसे तो वन पर्सपेक्टिव से हम देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड, नो डाउट वी हैड ग्रेट लीडर्स and obviously they had left lot of legacy for us on which we can be proud of. ठीक है, but some of the historians still believe कि it is only just a kind of a small time slot that was witnessed in India. Okay, but whatever it be, a great time period, great rulers, almost not the whole of India but a greater part of India was under this empire. They had good administrative system, they have lot of other things. Okay, so that means obviously we know that this was our time period which we obviously are somewhat proud of. Okay, because of the kind of empire that was, and we can say that yes, we also had great empires at that even that time period of our ancient India. Okay. Now again there is one more box that is given in your book on page number 35. Okay, if we want to understand this box, again this is something that is you can say is something giving us more information about how they used to somewhere capture elephants or ये military organization से related information है. It is given on your page number 35 and this is somewhere being taken from Arthashastra. ठीक है, अर्थशास्त्र which was written by Kautilya and जिसमें mainly administrative और सारी ये चीजें थी, ठीक है, उससे related है. Now we need to understand that these people used to capture elephants. हमने देखा था ये elephants को क्या करते थे, capture करते थे. क्यों करते थे capture? क्योंकि उनको अपनी army में रखते थे. If you all remember, है ना, we have just studied that these people used to keep elephants. Now guards of forest assisted by those, basically what do we mean by this कि जो elephant forest, ऐसे forest जहाँ पे elephants मिलते थे, ठीक है, उन forest को कुछ लोग guards करते थे. तो ये now you can even see it on your screen. So basically guards of elephants assisted by those who rear elephants, जिनको elephants को पालना आता है. उसके अलावा वो लोग जो उनको उनके लेग्स पे चेन बांध सकते हैं, ऑब्वियसली, ताकि उनको लेके आ सके. Then those who guard the boundaries,
उसके अलावा दोज हु लिव इन द फॉरेस्ट एज वेल एज दोज हु नर्स द एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स का ध्यान रखते हैं, वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ 5 or 7 फीमेल एलिफेंट्स टू हेल्प इन टीदरिंग द वाइल्ड वंस, यानी जो वाइल्ड वंस हैं उनको पकड़ के लाने के लिए इतने इतने लोग चाहिए होते हैं। और उसके बाद समवेयर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, देन दे टेक दीज हर्ड्स ऑफ एलिफेंट्स एंड ऑब्वियसली लेटर उनको ट्रेन करते हैं और रेडी करते हैं फॉर द वॉर। एंड ये ट्रेस कैसे करते हैं कि एलिफेंट्स मिलेंगे कहाँ हमें, ये ट्रेस ऐसे करते हैं कि जो हर्ड्स ऑफ एलिफेंट जहाँ से मूव करते हैं वहां पे उनका यूरिन और जो डंग होते हैं उसके साथ साथ वो चलते रहते हैं, एंड देन दे आर एबल टू फाइंड वेयर द एलिफेंट्स आर, द वाइल्ड एलिफेंट्स। उनके बाद उनको कैप्चर करके ट्रेन कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू अ ग्रीक सोर्स, मतलब ये ऊपर वाला तो हमारा अर्थशास्त्र है जिसमें बताया हुआ एलिफेंट्स को कैसे पकड़ के और फिर उनको ट्रेन करके, एंड दे आर यूज्ड इन द यू कैन से किंगडम, स्पेशली ऑब्वियसली वॉर के टाइम पे। अब हम आ जाते हैं कुछ ग्रीक सोर्सेज जो इसी टाइम पीरियड के बारे में हमें बताते हैं। वो क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो मौर्यन रूलर्स है ना, उनके पास जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो थी 6 लाख फुट सोल्जर्स, 6 लाख एट दैट टाइम पीरियड। देन 30,000 कैवलरी, मतलब बेसिकली वो सोल्जर्स जो हॉर्स वगैरह पे चलते हैं, है ना, एंड 9,000 एलिफेंट्स। सो जस्ट इमेजिन, वो कह रहे हैं इतनी बड़ी आर्मी थी कि 6 लाख फुट सोल्जर्स थे, 30,000 कैवलरी थी और 9,000 क्या थे, एलिफेंट्स थे। बट ये जो अपने पास डिस्क्रिप्शन है, इसको कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं और कुछ जो स्कॉलर्स है उनका ये मानना है कि इसमें जो ये चीजें लिखी हुई है ना, एग्जैजरेटेड है, ओवर लिखी हुई है, थोड़ी बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई है, इतनी नहीं होगी। हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो इतने सारे देखना, और उन्होंने इस टाइप से उसको एक्सप्लेन कर दिया है, उस टाइप से उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया है। ओके, so this is about the Mauryan Empire. Now we move on to our new topic, which is new notions of kingship. हम देखेंगे कि जो साउथ इंडिया है ना, उसमें जो सिस्टम था ना रूलिंग का, किंगडम का, वो थोड़ा सा अलग था इफ वी कंपेयर इट विद द ऑब्वियसली जो मौर्यन एम्पायर, ठीक है, और जितने जनरली नॉर्थ की साइड पे है। तो इस टाइम पीरियड में हम ये नोटिस करेंगे कि जो ये चीफ और समवेयर चीफडन्स जैसे डेवलप हुए हैं, कहाँ पे, इन बेसिकली सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो एक्चुअली में थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम, देन वी विल कम ऑन टू व्हाट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड बाय चीफ्स एंड चीफडन्स, ठीक है। नाउ ये जो किंगडम्स जिनकी हम बात करते हैं इन साउथ, वो है बेसिकली हमारे डेक्कन वाला एरिया और उसके बाद और नीचे साउथ वाला इंडिया, ठीक है। तो इनमें हमारे होते थे बेसिकली चीफडन्स, किस किस के, चोलास थे हमारे, चेरास थे एंड पांड्यास थे। ये थे एरिया जिसको हम बोलते हैं तमिलकम, बेसिकली एंशियंट तमिल कंट्री है इसका नाम, जिसमें जो हमारे प्रेजेंट डे के आंध्र प्रदेश, केरला और कुछ पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सो दैट मीन्स वो जो एरिया अपना सदर्न इंडिया, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, उसको उस एरिया के ऊपर चोलास, चेरास और पांड्यास का क्या था, रूल था तमिलकम पे। नाउ ये जो टाइप ऑफ रूल था बेसिकली हम देखेंगे स्टेबल और प्रॉस्परस था। बट व्हेन आई एम सेइंग कि ये जो काइंड ऑफ गवर्नेंस था ये अलग था, व्हाट डू आई मीन बाय दिस, लेट अस हैव अ काइंड ऑफ ब्रीफ डिस्कशन ऑन दिस। इसमें क्या होता था, बेसिकली चीफ होते थे। चीफ कौन होते हैं, दे आर बेसिकली पावरफुल मैन whose position may or may not be hereditary, यानी कि किसी भी एरिया में जो पावरफुल पर्सन है, सपोज जिसके पास
काफी रिसोर्सेज हैं, who is maybe also respected a lot in his surrounding area and people consider him very very important, ठीक है। and he derives support from his kinfolk, यानी उनके जितने भी रिलेटिव्स और ये सारे लोग हैं, इनसे इनको क्या मिला है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। सो हियर ये वाले जो सेक्शन है ये होते हैं इनिशियली चीफ। ये लोग कौन कौन से फंक्शंस समवेयर करते हैं परफॉर्म। एक तो ये स्पेशल रिचुअल्स करते हैं। दे आर बेसिकली, अगर उस एरिया के अराउंड कोई वॉरफेयर जैसा हो जाए तो वो वहां पे क्या करते हैं, वो वहां पे लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स, मतलब लोगों के बीच में जहां कुछ लड़ाई हो गई है या ऐसा कुछ हो गया है तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन इसके अलावा दीज पीपल रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स, यानी इनके जितने सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे इनको क्या मिलता है, उनसे इनको गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, ठीक है। एंड और ये गिफ्ट जो इनको मिलते हैं ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट किसमें कर देते हैं, ये अपने जो सपोर्टर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो इधर हम देखेंगे कि ये जो टाइप का सिस्टम था ना, दिस इज समवॉट अ बिट डिफरेंट, यानी कि प्रॉपर गिफ्ट, प्रॉपर जो है किंग जैसा नहीं था, पर कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, ठीक है, किनकी, इन चीफ्स की। अब देखो हमेशा ये जो हम देखेंगे कि ये जो चीफ्स हैं और जिनकी हम बात कर रहे हैं बेसिकली, ये हम समवेयर देखेंगे कि इन लोगों का हम एज आई सेड कि प्रॉपर ऐसे जैसे कि किंग नहीं है ये, ओके। पर हम ये बोल सकते हैं कि दे वर समवेयर काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट रूलिंग फैमिली। What do we mean by this? Let us understand this in more clear way. अब देखो ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज में हर जगह पे एक एक चीफ होता था उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है। जैसे एक चेराज है, एक चोलाज है और एक पांड्याज है। तो ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे थे कि एज सच ये किंग्स नहीं थे, बट ये जो है काफी एरिया जो है इनके कंट्रोल में रहती थी, ठीक है। तो इनके रिलेटेड जो है हम बोलेंगे जो टाइप ऑफ इनका रूल था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम टोटल मोनार्की। हम ऐसे बोल सकते हैं इनकी टेरिटरी फिक्स नहीं थी, इनका जितनी दूर तक इन्फ्लुएंस था ना उतनी दूर तक इनका कंट्रोल था। और इस टाइम पीरियड के बारे में बेसिकली हमें कहाँ से पता चलता है, हमें पता चलता है बाय द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर तमिल की संगम टेक्स्ट है जिसमें जनरली पोएम्स लिखी हुई है। एंड इन स्टेट्स के बारे में और भी बहुत सोर्सेज है, पर जनरली इनमें जो तमिल ये संगम टेक्स्ट है इसमें ऐसी पोएम्स है जिसमें चीफ्स और जिस तरीके से वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे ना उसके बारे में प्रॉपरली लिखा हुआ है, ठीक है। सो लेट अस नाउ अगेन हैव मोर आइडिया अबाउट दिस सेक्शन और मे बी से दिस काइंड ऑफ गवर्नेंस। तो संगम पोएम्स जो है वो बहुत जगह पे इनको जैसे मूवेंदर के नाम से डिस्क्राइब करती है। ये एक्चुअली तमिल वर्ड है मीनिंग थ्री चीफ्स, मतलब ये हेड ऑफ काइंड ऑफ रूलिंग फैमिलीज थे ऑफ चोलास, चेराज एंड पांड्यास, जो अराउंड साउथ इंडिया में पावरफुल हो गए थे अराउंड दिस टाइम। ईच ऑफ दीज जो हम इनकी बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ईच ऑफ दीज थ्री चीफ्स, दैट इज चोलास, चेराज एंड पांड्यास, ये जो हैं ये इनके है ना दो सेंटर्स होते थे पावर के। एक तो होता था इनलैंड में और एक जो होता था वो होता था ऑन द कोस्ट। उसके बाद देयर वर मेनी सिटीज जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट होती है, तो उसके ऊपर जैसे जो पोर्ट ऑफ चोलास है जिसको हम कावेरी पट्टनम के नाम से उस टाइम पे बोलते थे, तो वो उस टाइम इम्पोर्टेंट था। मदुराई जो है वो कैपिटल ऑफ पांड्यास था। तो ये जो चीफ्स है ये समवेयर रूल कर रहे थे, इनके इम्पोर्टेंट कैपिटल्स थे जिसके हिसाब से ये लोग रूल कर रहे थे। अब देखो कुछ डिफरेंसेस है, व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन फोर्सिंग कि दे वर नॉट एग्जैक्टली लाइक द किंग्स और द मोनार्क्स। ये एक तो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे,
उसकी जगह पे ये डिमांड करते थे कि हमें जो है यू गिव सर्टेन काइंड ऑफ गिफ्ट्स, और उनको गिफ्ट मिलते थे। और समटाइम्स दे आल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस, ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे नेबरिंग एरिया से, और अपना वेल्थ और जो है वो एज आई सेड डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने सपोर्टर्स में, अपने फैमिली मेंबर्स में, सोल्जर्स में, इन सब लोगों में। इसीलिए बहुत, और पोएट्स को भी लेते थे। इसीलिए पोएट्स ने जो कॉम्पोजिशन की है संगम में, उसमें उन्होंने बहुत प्रेज किया है इन चीज का, कि ये हमें रिवॉर्ड करते थे कभी प्रेशियस स्टोन से, गोल्ड से, फाइन क्लॉथ से, या किसी भी और तरीके से। ठीक है, so this was about Chedas, Cholas and Pandyas. So let us move on to one more dynasty that was important during this time period. Okay, and these, if we want to understand in more detail, these are basically Satvahanas. अब हम देखेंगे कि अराउंड ये जो सतवाहनास हैं, these were also somewhat chiefs and kings. So many chiefs and kings, including Satavahanas, who now even ruled over parts of western and central India. ये लोग रूल करते थे अराउंड सेकेंड सेंचुरी BCE से लेके सेकेंड सेंचुरी CE तक। और वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट दी सतवाहनास। ठीक है, तो ये जो सतवाहनास थे, these were people who were ruling over the western and the central part of India. Okay. और शाकास करके भी एक हमारे यहाँ पे ग्रुप ऑफ चीफ्स एंड किंग्स थे, एंड दे बेसिकली दीज वर द पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन, जिन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट्स जो हैं उस पे किंगडम एस्टैब्लिश कर दिया था। इनको रेवेन्यू मिलता था बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। इनका जो सोशल ओरिजिन है वो हमें बेसिकली इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। ओके, जैसे कि हम आगे देखेंगे कि समवेयर, अब जब बिकॉज इनका सोशल ओरिजिन क्लियर नहीं है, तो अपने रूल को ज्यादा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए ये क्या करेंगे, ये कुछ तरीके अपनाएंगे जिससे कि इनको सोसाइटी में मतलब रिस्पेक्ट मिले एंड ये एक्सेप्टेबल हो जाए। ठीक है, so before moving on to that, let us again have a kind of somewhat more information regarding this time period, specifically अगर सतवाहनास की बात करें तो ये जो सतवाहनास है ये ऑब्वियसली एक पावरफुल किंगडम थे अपने वेस्टर्न इंडिया में। और इफ वी टॉक अबाउट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनास, तो वो थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। नाउ ये जो अपने ये जो किंग है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ही प्लेसेस द नेम ऑफ हिज मदर बिफोर हिज नेम, गौतमी पुत्र यानी गौतमी का पुत्र। ओके, वी नो अबाउट हिम बिकॉज फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन विच वाज कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री। और ये और बाकी जो सतवाहना रूलर्स थे, उन्होंने इतने समवेयर जो अपने इंडिया है वेस्टर्न इंडिया के ऊपर इतना कंट्रोल कर लिया था और एक्सपैंड कर रहे थे कि इनको बहुत बार ये बोला जाता है दक्षिणापथ, मतलब लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ, यानी दक्षिण के पथ, यानी दक्षिण का जो रास्ता है, दक्षिण मीन साउथ, यानी कि साउथ की तरफ का जो रास्ता है बेसिकली उसके ये लॉर्ड्स है। So literally the route leading to the south, and somewhere हम यही देखेंगे कि these group of rulers also became very important. They sent their army to eastern, to western and the southern coast as well. So we just had a kind of brief discussion about Satavahanas also. Few things that I have just discussed are not basically mentioned in your book, but because we are talking about one time period, we should have certain ideas about that particular, you can say, ruling kingdom. So now we move on to the next thing. Now class, if you all just remember, just maybe few minutes back, I told you that अपने आप को more legitimate बनाने के लिए या मोर एक्सेप्टेबल बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग somehow ये खुद को
अलग अलग तरीकों से एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करते थे, दैट पीपल शुड आल्सो एक्सेप्ट देम। ओके, तो इसी से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं अबाउट वन ऑफ द यू कैन से ग्रुप ऑफ किंग्स, और वो है हमारे कुशाना। नाउ अब जब भी हमें हाई स्टेटस समवेयर क्या करना होता है, जब भी हमें हाई स्टेटस एक्सेप्ट करवाना होता है फ्रॉम पीपल, तो हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं वी विल बेसिकली रिलेट आवरसेल्फ टू द गॉड। So that is what these people also did. Okay. So we will now talk about the Kushanas. Now, one means of claiming high status was to identify with a variety of deities. The strategy is somewhere we can clearly notice it during the time of Kushanas. Basically, first century BC से first century CE के around है। वास्ट किंगडम पे रूल करते थे ये लोग, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट एशिया। ठीक है, इनकी जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, वी नो मोर अबाउट देम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड मेनी ऑफ द टेक्सचुअल यू कैन से रिकॉर्ड्स। तो टेक्स्ट भी है अपने पास, रिटन स्क्रिप्ट भी है हमारे पास, इंस्क्रिप्शंस भी है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नोशंस ऑफ किंगशिप है, जो वो प्रोजेक्ट करना चाहते थे, वो उन्होंने अपने कॉइन्स और स्कल्पचर में दिखाने की कोशिश की है। ओके, सो बेसिकली ये जो लोग हैं, इन्होंने समवेयर खुद को कोशिश की क्या करने की, रिलेट करने की टू गॉड। ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट एस्पेक्ट, बेसिकली ये जो रूलर्स हैं कुशानास, इस टाइम पे इम्पोर्टेंट इसीलिए भी हो गए थे क्योंकि ये जो सिल्क रूट है सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अराउंड, उस पे इनका बहुत अच्छा कंट्रोल था। एंड टू मेजर जो सेंटर्स थे इनके पावर के, पेशावर और मथुरा थे। तक्षशिला जो है वो भी इनके किंगडम में अब इंक्लूडेड था। एंड ये जो है समवेयर इंडस रिवर के अराउंड, जहाँ पे सिल्क जो है जाती थी टूवर्ड्स द रोमन एम्पायर, और इन सब एरिया पे इनका बहुत कंट्रोल था। एंड दे वर समवेयर रिच एंड प्रॉस्परस यू कैन से किंगडम। तो ये गोल्ड कॉइन्स भी इशू करते थे, और समवेयर ये जो है दे वर समवेयर बिकमिंग रिच एंड important, but now they wanted to be socially acceptable and somewhere socially respectable, जिसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ खुद को एसोसिएट करने की कोशिश की टू गॉड्स। अब क्लोजर स्टैचूज, बहुत बड़े बड़े ह्यूज मैसिव जो स्टैचूज है कुशाना रूलर्स के, वो हमें अलग अलग जगह पे मिले हैं। बेसिकली मठ जो है नियर मथुरा, वहां पे अपने को मिला है उत्तर प्रदेश में। सिमिलर स्टैचूज हमें अफगानिस्तान के श्राइन में भी मिले हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि कुशानास जो है वो अपने आप को ऐसे कंसिडर करते थे जैसे कि हम लोग है ना गॉड लाइक है। कैसे, जस्ट इमेजिन कि वो इवन वो खुद को बोलते थे देव पुत्र। देव पुत्र मतलब, देव मतलब गॉड, पुत्र मतलब सन, तो मतलब सन ऑफ गॉड है। और बेसिकली सम हिस्टोरियंस बोलते हैं, एक्चुअली में चाइनीज भी ऐसे खुद को बोलते थे कि वी आर सन्स ऑफ हेवन। तो उनसे इंस्पायर होके इन्होंने ये सब चीजें की है। सो दिस इज बेसिकली इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ what was the kind of thing that was going on in the you can say other section of our history। मतलब जहाँ पे एक साइड पे मौर्यस थे, वहां पे दूसरे साइड्स पे जो दूसरे टाइप के एम्पायर्स थे वो अलग अलग तरीके से ये बता रहे थे कि कैसे जो है रूल का सिस्टम जो है उनका कंपैरेटिवली क्या था, अलग था। Now on your page 36 again one box is being given and it was epic written in Tamil। ठीक है, चीलापदिक्करम। ठीक है, ये जो है ये why I am telling you this, क्योंकि इससे पहले हमने चीफ्स की बात की थी। सो इन्होंने जो मेंशन किया है about a person who visited the forest, he saw that people came down the mountain singing and dancing। जैसे कि अगर कोई डिफीट होके जो जीते हुए वाले जो किंग है उनको जो गिफ्ट विफ्ट देते हैं ना, उसी टाइप से वो सेलिब्रेशन के टाइप नीचे आ रहे थे। बहुत सारे गिफ्ट ला रहे थे इन चीफ्स के लिए। क्या क्या थी,
आइवरी थी, और बेसिकली फैंस मेड ऑफ हेयर ऑफ डियर, हनी था, सैंडलवुड था, फ्रेग्रेंट वुड था, टर्मरिक थी, ओकर था, बहुत सारी कार्डमम पेपर और कोकोनट मैंगोज, बहुत सारी चीज थी। इवन यू कैन से कि कुछ एनिमल्स भी थे जैसे स्पीकिंग पैरट्स, पीकॉक, ये सारी चीजें भी थी। मंकी थे, डियर, मस्क डियर, लायन, टाइगर। व्हाट आर दे सेइंग कि जैसे कोई राजा को गिफ्ट करता है ना, वैसे ये लोग गिफ्ट कर रहे थे। और ये ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे हैं? समवेयर चीफ की। जो पांड्या चीफ जब एक जगह है, जो पांड्या चीफ है वो बेसिकली अपने एरिया में जब एक फॉरेस्ट की साइड गए, और ये जो पांड्या चीफ थे इनका नाम था सेंगुतुवम। ठीक है, सेंगुतुवन जो पांड्या चीफ थे, जब वो फॉरेस्ट की तरफ मूव किए तो लोगों ने उनको इस तरीके से गिफ्ट किए जैसे कि समवॉट वो किंग है। तो ये एग्जाम्पल अपने को क्या बताते हैं कि दे वर रियली इन्फ्लुएंशियल, दे वर पीपल हु वर लुक्ड अप by others, they were considered powerful, they had control over territory, पर प्रॉपर ऐसे मोनार्की जैसा सिस्टम नहीं था। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द चेरास, चोलास एंड द पांड्यास, ठीक है। And then in today's class we have also discussed some few things about the Satavahanas, and we have also studied few things about the Kushanas. So in our next chapter we study more about the later and few more kingdoms, and so that we better understand what was going on in the other kind of, you can say, governance in India. Okay, so this is it for today. If you have any doubt relating to the topic that we have covered today, come back with your problems and we'll solve the problem. Okay, so see you all tomorrow.